अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर ताहिरा और प्रोग्राम आप देख रहे हैं सेहत सबके लिए। अभी अभी हमने रमज़ान भी गुजारा है, ईद भी गुजारी है। पूरे रमज़ान में पानी की भी बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है और फिर जब हम रोज़ा खोलते हैं तो बहुत ज़्यादा नमकीन चीज़ें खाते हैं। डायबिटिक्स होते हैं, हाइपरटेंसिव लोग होते हैं, वो भी अपनी दवाई छोड़ देते हैं और एज अ रिज़ल्ट बहुत सारे गुर्दे के मसाइल जो हैं वो पैदा होते हैं और इन गुर्दे के मसाइल पर हम बहुत सारी दवाइयाँ भी इकट्ठी साथ लेना शुरू हो जाते हैं। हम ये नहीं देखते कि किस वजह से ये गुर्दे के मसाइल हो रहे हैं और हमें कौन सी दवाइयों से परहेज करना है, कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है ताकि हमारे यहाँ किडनी डिजीज़ ना हो। पर हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा गुर्दे के मसाइल हैं, इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना आज हम इसको इन डिटेल डिस्कस करें। रमज़ान तो गुजर गया, लेकिन ताकि आप रमज़ान को मिस ना करें, हमने अपने स्टूडियो में आज इन्वाइट किया है डॉक्टर मोहम्मद रमज़ान को, जो कि नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, वो माहिर अमराज गुर्दा हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप तशरीफ़ लाए, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि अभी अभी रमज़ान गुजरा, बहुत लोगों ने कम पानी पिया और ओवरऑल भी लोग अब क्योंकि ठंडे में रहते हैं ज़्यादा, तो वो पानी उनको प्यास कम लगती है, तो एज अ रिजल्ट डिहाइड्रेशन हो जाती है। इसका जो है ये पानी कम पीना, बच्चे पानी कम पीते हैं, बड़े कम पानी पीते हैं, इसके क्या नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं हमारे गुर्दे के ऊपर और कितना ज़रूरी है अपने आप को रिहाइड्रेटेड रखना? पानी जो है, इसको अगर आम जुबान में कहा जाता है तो इट्स लाइफ। बिल्कुल। देयर इज़ नो लाइफ एट ऑल ऑन द अर्थ विदाउट वाटर। बिल्कुल। तो जब इंसान को पैदा किया गया तो पहले पानी को पैदा किया गया और उसकी रेशो रखी हुई है कि जो दुनिया की ज़मीन है, कायनात है, इसमें 2/3 जो है वाटर है तो 1/3 जो है वो खुश्की है। बिल्कुल। तो कुदरत ने, पैदा करने वाले ने, इंसान जो है इसकी बॉडी की रेशो भी कुछ ऐसी ही रखी है। अच्छा। कि 2/3 जो है इसमें वाटर है और 1/3 जो है वो उसमें वो सॉलिड है। तो होता ये है कि जो किडनी को आम ज़बान में केमिस्ट ऑफ द बॉडी भी कहा जाता है। बिल्कुल। ठीक है, कि केमिस्ट, और दूसरा फिल्ट्रेशन इसको प्लांट भी कहा जाता है। बिल्कुल। कि जो हम खाते हैं उसकी जाके स्टमक में एब्जॉर्ब हो के फिर लीवर से हो के किडनी से उसने बाहर निकलना होता है, कोई स्टूल के फॉर्म में सॉलिड जो है वो जाना होता है। तो वो सारी चीज़ें हैं किडनी ने बाहर फिल्टर करके जो बॉडी की ज़रूरत की चीज़ें हैं वो रख लेनी है और जो बॉडी की ज़रूरत की चीज़ें नहीं है उनको निकाल देना है। तो पानी इतना अहम है कि ये वेट होगा किडनी, पानी उसके अंदर होगा तो ये फिल्ट्रेशन होगी, क्लेंजिंग होगी उसकी। अगर पानी नहीं है तो वो नहीं होगी। जस्ट आप एग्जांपल आम बंदे के समझने के लिए है कि आपका मुंह जब खुश्क होता है तो आप देखेंगे बिल्कुल ड्राई हो तो आप बोल नहीं सकते, बिल्कुल आप लफ्ज़ों की अदायगी नहीं कर सकते। इसी तरह आँख है, अगर आँख का पानी खुश्क हो जाए तो वो आँख अपना फंक्शन नहीं करती, ब्लिंक नहीं करती, आप वो ड्राई हो जाती है और आपको कतरे डालने पड़ते हैं कि वो आँख जो है वो अपना काम कर सके। तो ब्लड जो है, पानी जब हम पीते हैं, यानी कि बॉडी के अंदर ब्लड है तो ब्लड किडनी में जाता है, तो वो जो एक बार हार्ट जो है पंप करता है तो उसको 20% किडनी में जा रहा है, उसको इस प्रेशर से जाता है कि उसने जाके फिल्टर होना है। तो जब पानी पीते हैं तो जो ब्लड की कसावत है वो भी ज़्यादा हो जाती है, तो उधर जाएगा तो उधर जाके मुस्लिम मसाइल पैदा करेगा। तो पानी होगा तो फ्रीक्वेंटली फिर वो सारी चीज़ें जाएंगी। और दूसरी जो चीज़ें हमने खाई, एब्जॉर्ब की, इसमें टॉक्सिन्स भी होते हैं, तो वो टॉक्सिन जो हैं उसमें भी किडनी के थ्रू भी कुछ जाने होते हैं। तो अगर पानी को नहीं पिएंगे तो किडनी और बॉडी एज ए होल वेल हाइड्रेटेड नहीं रहेगा। तो वेल हाइड्रेटेड नहीं रहेगा तो किडनी काम नहीं करेगा। अदरवाइज भी आप देखें कि जब आप डिहाइड्रेशन होती है, आपको पानी की कमी मीन्स होती है, तो आपको फिजिकली आप फ्रेश नहीं होते, आपका फेस जो है, स्किन भी वो डल होती है, उसी तरह ब्लो नहीं कर रही होती। जब आप वेल नर्स्ड होते हैं, वेल हाइड्रेटेड होते हैं, तो आपको फिजिकली भी कमज़ोरी होती है। और सोने पे सुहागा लोग कुछ ये करते हैं कि पहले तो पानी की कमी हो गई, उनके बॉडी में कोई, अच्छा मैं सुस्ती फील कर रहा हूँ या मुझे पेन्स हो रही हैं, मुझे एक्स हो गया, थोड़ा सा फील कर रहा है, तो ऊपर से पेन किलर ले लिया, ऊपर से और पेन ले लिया, शायद दवाई खा लिया। दवाई तो बजाय इसके कि हम पानी को लें,
वो मेडिसिन को लिया, मेडिसिन और बर्डन करती अच्छा है। डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ ये क्यों टेंडेंसी है कि जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो अक्सर के डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन के साथ जब लोग आते हैं तो उन्होंने एक लंबी लिस्ट दी होती है और ये लोग भी समझते हैं कि जितनी ज़्यादा मेडिकेशन होगी शायद वो उतना अच्छा डॉक्टर है, कम मेडिकेशन दे दो तो वो खुश नहीं होते ज़्यादा। अब एक ही डॉक्टर ने एंटी फंगल भी, एंटी बैक्टीरियल भी, पेन किलर भी, 2-3 किस्म के एंटी इन्फ्लेमेटरी सब कुछ साथ ही दे दिया होता है। तो इस प्रैक्टिस को, और फिर वो लोग जो ले रहे होते हैं वो सिर्फ एलोपैथिक मेडिसिन नहीं, साथ वो होम्योपैथी भी ले रहे होते हैं, साथ वो कुश्ते भी ले रहे होते हैं, हर्बल भी ले रहे होते हैं, इधर उधर से हर तरह की मिला के एक बड़ा सा मलबा बना के वो अपने अंदर डाल लेते हैं। एंड दे लव मेडिकेशन, उनको डाइट एक्सरसाइज नहीं करनी है, उनको मेडिकेशन करनी है। तो इस ट्रेंड को आप प्लीज बताइए कि इसलिए हमारे यहाँ गुर्दा फेलियर सबसे ज्यादा है। एजुकेशन, 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 पहले तो जनरल एजुकेशन। बिल्कुल। अब आप इमेजिन करें कि हमारे कंट्री में कितने लोग एजुकेटेड हैं और किस लेवल तक एजुकेटेड हैं, और उसके बाद इस वक्त जो दुनिया चल रही है, हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। दिस इज़ द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। एक बार दूसरा, जो अवेयरनेस है लोगों को इन चीज़ों की, ये देखें, अगर इतनी रवि जब मेडिसिन की बात की है वो तो है डॉक्टर का, तो डॉक्टर की भी ट्रेनिंग एंड ट्रेनिंग, जो कि आजकल, और कॉन्शियसनेस भी, थोड़ा ज़मीर भी आजकल अब वो फिर बात चली जाएगी तो फिर वो बहुत सी चीज़ें कि क्या फैक्टर है कि ट्रेनिंग क्यों नहीं हो रही, किस तरह की हो रही, कि एट ए टाइम इतनी ड्रग्स देने वाला जो है, जो आपने एंटी फंगल की बात कर ली, एंटीबायोटिक की कर ली, एंटीवायरल की कर ली, कि फीवर हुआ है और तीनों तो उसके लिए तीनों, तो दैट इज़ वेरी मच रॉन्ग। बिल्कुल। ये क्यों दी गई, बंदे ने कैसे आपको आगे प्रेजेंट, उसने कहा जी मुझे दर्द हो रही है या मुझे आगे बुखार हुआ, तो उसने ये लिख दिया कि आप ये तीनों ले लें, ठीक है। अब सवाल ये है कि बुखार इट सेल्फ इज नॉट ए डिजीज, बिल्कुल, ये तो बीमारी नहीं है, सिम्टम है। ये बता रहा है बुखार आपको हीट अप हुआ है, कि बॉडी का टेम्परेचर है उससे ऊपर हो गया है, तो ये कह रहा है कि आपकी बॉडी के साथ समथिंग इज गोइंग रॉन्ग। तो आपका काम बनता है उसको इन्वेस्टिगेट करें, उसका गला खराब है, कान खराब है, नाक खराब है, कहाँ पे मसला है और कौन सा मसला है, इन्फेक्शन कहाँ पे है, ठीक है। तो उसके बाद उसकी देखें कि ये वायरल की पॉसिबिलिटी है, बैक्टीरियल की पॉसिबिलिटी है, फंगल की एंटी, तो फंगल तो हर एक बंदे में नहीं होती, ये तो उनमें होती हैं जो इम्यून सप्रेस्ड होते हैं, जिनमें स्टीरॉइड चल रहे होते हैं, कैंसर के पेशेंट्स हो जाते हैं, दूसरे जो लॉन्ग लाइफ ट्रांसप्लांटेशन के होते हैं उनमें ज्यादातर होती है। तो वो कैटेगरी, और बहुत ओल्ड एज हो गए, निगलेक्टेड है, जैसे हमने पहले बात की, तो उनको तो पहले अब कर दी। यस, फिर बैक्टीरियल हो गई, फिर वायरल, तो उसकी हिस्ट्री लेनी होती है भाई, आप इसने पिछले ये कब से आपको साइन सिम्टम आपके शुरू हुए और इसके लिए आपने क्या किया। और दूसरा ये है कि देखिए फीवर जो है इट्स ए नेचुरल रिस्पांस ऑफ द बॉडी टू एनी ऑफेंडिंग एजेंट। मिसाल के तौर पे है कि आपकी फौज है मुल्क में, तो ये उसका काम है कि जब कोई बाहर का बंदा आपके मुल्क पे आके अटैक करेगा तो वो उसको रिएक्ट करेगी। तो बॉडी के अंदर भी अल्लाह ताला ने फौज रखी हुई है आपकी बॉडी को डिफेंस करने के लिए, जिसका नाम है ब्लड। और ब्लड के अंदर मुख्तलिफ किस्म के सेल्स होते हैं, उन सेल्स का नाम है WBCs। तो वो तैयारी करते हैं, तो वो जिधर आपको कट लगा है, ट्रामा हुआ है, तो वो उसको बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए आ जाते हैं। तो आप उनको टाइम तो दे, हम क्या करते हैं उनको टाइम नहीं देते, बस ये फीवर हो गया तो फीवर इसको डाउन करो। तो वो फीवर को डाउन करने के लिए इतनी लंबी ड्रग्स की हमने लिस्ट ले ली, और फिर दूसरी भी ड्रग जो उसको टेम्परेचर को कौन है, तो ऑल इज दैट इज नॉट रिक्वायर्ड एट द मोमेंट। पहले उसके कल्चर्स भेजें, उनके टेस्ट करें, तो उसको हाइड जैसे हमने किया कि उसकी डाइट, हाइड्रेशन, और दूसरी इसी तरह हमने पेन कहते हैं कि दर्द, अगेन पेन, दर्द इज इटसेल्फ इज नॉट ए डिजीज, It is showing that something going to the body. डॉक्टर साहब, इस मीडियम के हवाले से हम ये सब लोगों को बताना चाहेंगे कि स्पेशली व्हाट्सएप ग्रुप से, ऑनलाइन जो लोग एक दूसरे को बोल रहे थे ये मेडिसिन खा लो, वो खा लो, और इस तरह कॉकटेल ऑफ मेडिसिन आपने इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि एक दफ़ा आपका किडनी जो है, गुर्दा डैमेज हो गया तो फिर वो इरिवर्सिबल हो जाता है। ये जो किडनी की डिजीज़ के स्टेजेस हैं, जिसमें हमारे यहाँ बहुत सारे लोग डायलिसिस तक पहुँच जाते हैं, उसके बाद किडनी ट्रांसप्लांट तक पहुँच जाते हैं और किडनी फेलियर में जा रहे होते हैं। एक तो थोड़ा सा किडनी फेलियर के ऊपर पहले बात करते हैं कि
किडनी फेलियर के जो सिम्टम्स हैं, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गई या नोजिया हो रहा है या यूरीमिया हो रहा है, वो सारा कुछ आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए और फिर बताइए कि कैसे इस प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज़ को रोका जा सकता है और क्या हो सकता है इसके लिए। अगेन इसकी जो रीनल फेलियर की जो है उस पे काज पे जाना पड़ेगा। हाँ। कि वाई द किडनी फेल। अब दुनिया में जो नंबर 1 काज है रीनल फेलियर की ब्लड वो प्रेशर, डायबिटीज। अच्छा डायबिटीज़ है। तो जब डायबिटीज हो गई तो उसको कंट्रोल, ऑप्टिमम जो उसके कंट्रोल्ड हैं वो बहुत ज़रूरी है। तो जब हम एक आमतौर पे हमारे लोग कहते हैं अपने आप को, वो प्राउड फील करते हैं कि डॉक्टर ने कहा है जी तेनू शुगर हो गई है, लेकिन मैं नहीं मनिया, हाँ, मैं दवाई नहीं ली, मैं दवाई नहीं ली। मैं वेट कर रहा हूँ कि किडनी भी खराब हो जाए, दिल भी, आंखें भी, पैर भी। तो इस कंसेप्ट को, इस कॉन्फिडेंस को, इस बहादुरी को कैसे हम तब्दील कर सकते हैं? एजुकेशन से। बिल्कुल। कि बाबा ऐसा नहीं है, जो हो गया वो है, रियलिटी है, हकीकत जो है उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। सो उसको फिर आपको, उसकी भी स्टेजेस हैं, जैसे आपने किडनी की बात की कि इसको कैसे, कि पहले तो इसको कहते हैं हेल्दी वे ऑफ लाइफ, मॉडिफिकेशन ऑफ वे ऑफ लाइफ, कि वो जो इंडिविजुअल है उसकी क्या हैबिट्स हैं लाइफ की जिसकी वजह से है, तो पहले उसको न्यूट्रिशन पे हैबिट्स से चेंज करो। तो उसमें क्या है? नहीं, सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन, नमक कम खाना, सिगरेट ना पीना, पानी ज्यादा पीना और एक्सरसाइज, ये सारा ही कुछ हो जाता है। ठीक तो है। सेम इज फॉर ये दूसरा है कि ब्लड प्रेशर, कि जब ब्लड प्रेशर हो गया है तो अगेन उसको एक्सेप्ट करना कि इट इज़ ए रियलिटी नो। फिर उसको भी, ये भी स्टेजेस हैं, उसको भी ये कहा जाता है, मुन्नू के डॉक्टर ने कहा जी मेरा ब्लड प्रेशर तेरा हाई है लेकिन मैं कोई दवाई नहीं ले रहा, तो फिर क्या होना, उन्हें स्ट्रोक होना है। स्ट्रोक होने के बाद उसने फिर आना है। फिर आना है। तो जब स्ट्रोक होना है उसका इनटेक कम होना है, डिहाइड्रेशन या किडनी फेल हो जानी, फिर और उस आगे डायलिसिस कराना है। तो अगर उस ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर लिया जाता तो ये प्रिवेंशन प्रिवेंशन प्रिवेंशन। अच्छा डॉक्टर साहब, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्या है? अब जैसे किसी की इतनी ज्यादा स्वेलिंग हो रही है तो फिर वो बंदा क्या करे? अच्छा अब हाँ आगे आते हैं स्वेलिंग। ये तो एक कुछ रीजंस हैं जैसे स्वेलिंग होती है, हर एक में स्वेलिंग नहीं होती और फिर वो स्टेजेस भी होती है। तो फिर ये फेलियर जो है किडनी का आगे जो है 2 तरह का है। ठीक है। एक तो है कि वो डिजीज बॉडी के अंदर चल रही है, वो आहिस्ता आहिस्ता अंदर किडनी को इफेक्ट कर रही है। बिल्कुल। और दूसरी मेडिकेशंस हैं जो वो ले रहे हैं तो वो उनको इफेक्ट कर रही है। तीसरा, जैसे हम बताया आपने कि हमारे इस रीजन अब तो इंटरनेशनल भी ऐसा ही कहा एक कॉलर पहले ले लेते हैं फिर वापस आते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ, कहाँ से हैं? वालेकुम सलाम। जी वालेकुम सलाम जी, कौन सा आप बोल रहे हैं? सर मैं बात कर रहा हूँ मुजफ्फराबाद से। जी क्या पूछेंगे आप? डॉक्टर साहब मुझे एक दफा अचानक से तकलीफ हो गई गुर्दे की। ठीक है। और वो शदीद पेन हो गया था उसका, मुझे उठा के लेके गए तो उसके बाद ड्रिप लगाई और डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन दी थी, तो कह रहे थे कि कोई गुर्दे को पथरी जो है वो जाते हुए जख्मी कर गई थी। ठीक तो है। पूछना ये चाह रहा था कि फिर उसके बाद में क्या कुछ एहतियाती तदाबीर इसमें क्या उम्र भी बता दे अपनी। मेरी 48 है। और कोई प्रोसीजर हुआ था इनका, और पूछ लेते पूछिए हैं। कि साइज क्या था। अच्छा, उन्होंने कोई कुछ किया था नहीं, पथरी को शायद नहीं निकालने के बताया लिए? लेजर से यूज किया हो, ऑपरेशन किया हो, कुछ हुआ था? नहीं, कुछ ड्रिप सिप लगाई थी, वो उसमें कुछ इंजेक्शन वगैरह डाल के, तो हाँ। उसके बाद फिर वो आप कुछ पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब? आप इसमें पूछ सकते हैं मजीद। हाँ, वो जो आप लोग पता चला कि पथरी, ये अल्ट्रासाउंड पे पता चला था या आपको एक्सरे कराए थे या सीटी स्कैन कराया था, उसमें बताया था कि ये पथरी है, कि ये वैसे कह दिया था पथरी हो सकती है होने में और होने? अल्ट्रासाउंड करवाया था। अच्छा, तो अल्ट्रासाउंड में पथरी थी? जी, वो उसमें उन्होंने बताया था कि थी और वो गुजरते हुए कि आपको वो यूरेटर डैमेज कर गई, वो कह रहे हैं। जी। अच्छा, तो क्या फिर आपको वो पथरी यूरिन से के रास्ते से बाहर निकल गई थी? महसूस हुई जी। हुई थी। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। चलिए अब आप आंसर जो है ना इन डिटेल सुनिए। हम पथरियों पे आने वाले थे क्योंकि इतना डिटेल्स था तो मैंने कहा पहले फेलियर कर लें फिर पथरी पे आए, लेकिन चले अब हम पथरी पे ही आ जाते हैं। एक तो ये किडनी स्टोन्स बड़ा कॉमन है, अब वो है कि नहीं है, निकला कि नहीं निकला, खाली मेडिकेशन से निकल सकता है कि नहीं, इसकी लिथोट्रिप्सी, लेजर, सर्जरी, इस सब के ऊपर टाइप्स ऑफ स्टोन्स और स्टोन के जो सिम्टम्स होते हैं
वो बता दीजिए। हाँ, ये स्टोन जो है इसके सिम्टम तो जैसे इन्होंने बताया है कि इसको रीनल कोलिक कहा जाता है अचानक कि बहुत गुर्दे ज्यादा अचानक दर्द जो है होना। वो दर्द हो जाता है और पेशाब जो है उसमें पास करने में तकलीफ होती है। जलन होती है और दर्द भी होता है। तो फिर इसकी पथरी जो है इसकी लोकेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर किडनी के ऊपर भी पेल्विस में पड़ी हुई है तो वो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करती। अगर वो वहाँ से मूव करके तो यूरिटर का अगर नीचे नीचे आ रही पाथवे है। बनता है तो जहाँ के कोई ऐसी जगह हैं जहाँ पे उसके तंग हो स्टक होने जाती है। तंग होने के चांसेस हैं तो वहाँ आगे फंस जाती है तो वो ज़्यादा तकलीफ देती है। तो उसको निकालने के अब वही जो आपने तरीके बताए हैं ये सारे तरीके जो हैं इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन अगर छोटी है तो 90% जो है ना 0.6 तक जो है ये निकल जाती हैं ठीक है, साथे जैसे खुद ही। इनकी निकल गई, जैसे लेकिन ये कह इनकी- रहे हैं कि जख्मी करते हुए निकली तो अब मैं आगे क्या करूं? हाँ, जाहिर है वो जहाँ से पास करेगी तो यूरिटर जो है वो पतला उसका सा होता है। होता है तो वो उससे पे पास करेगी जब तो वो तकलीफ होगी। तो इसके जो लिटरेचर जो इसको वो कहता है ना पथरियों को रोकने का असल तो चीज़ है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन बिल्कुल, cure। ट्रीटमेंट, कि आप उसको होने ही ना दें। तो वो ये लिखा हुआ है कि आप वही हाइड्रेशन, पानी ज़्यादा अपने पिएं। आप को वेल हाइड्रेटेड रखें, पानी ज़्यादा पिएं। जो लिटरेचर है हमारा नेफ्रोलॉजी का उसमें ये लिखा हुआ है कि जो स्टोन फार्मर है एक बार उसने स्टोन बना लिया तो वो सारी ज़िंदगी टेंडेंसी है कि वो कि वो बनाता बनाता रहेगा। रहेगा। तो उसको लिक्विड पानी इतना लेना चाहिए कि 2 लीटर अच्छा, 2 लीटर उसको यूरिन आउटपुट आना चाहिए। ठीक है। तो चूंकि ये अंग्रेजों की किताबें उनके फीसी पर तो हम उनको अगर थोड़ा सा कम भी कर लें तो 1.5 लीटर तो कम से कम हमें पीना ही तो चाहिए। बनता लेकिन है हम कि इतने गर्म इलाके में रहते हैं, इतना पसीना हमें आता है कि हम ज्यादा पी सकते हैं मेरा ख्याल हाँ है। वो गर्मी वो यस जी। अभी चूंकि जिस वो तरह के मौसम 4 आने मौसम है वाला उस तरह है, पी हाँ। सकते हैं। दूसरा ये जो होता है उसको सुपर सैचुरेशन कहते हैं कि इसकी बनती जो है उसमें नमक, तो हमारे ये कुछ एरियाज में नमक को ज़्यादा यूज़ किया जाता खाने में है बहुत कि हम नमक हर डालते हैं। खाने में नमक ओवर डाल टेबल देते वो हैं। डाल रहे होते हैं। तो नमक और जो फास्ट फूड्स में भी बहुत सारा नमक बिल्कुल, है processed तो food में नमक नमक। जो है उसको कम करना चाहिए, करना होता है। ठीक है। है। तीसरा ये है कि गोश्त, ये जो गोश्त है ज़्यादा जो लोग खाते हैं उनमें भी इसकी टेंडेंसी है। यूरिक एसिड भी तो बढ़ ये जाता है। उसी वजह से यूरिक एसिड है तो यूरिक एसिड के स्टोन्स हैं। तो वो जो आपने किस्में हाँ, पूछी थी एक जी, तो एक यूरिक एसिड हो एक गया। यूरिक एसिड है, ऑक्सलेट वगैरह। ऑक्सलेट होता है, चलिए एक और फास्फेट कॉलर होता ले है। लेते हैं फिर वापस आते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ, कहाँ से बोल रहे हैं? मीना बात कर रही हूँ गुजरात से। जी मीना बताइए। ये मैंने पूछा था मेरे भाई की एज है 55 में, जी तो क्या नाम है उनको कितनों को एज सच तो नहीं है लेकिन सिम्टम उस तरह के आ रहे हैं। उनका अल्ट्रासाउंड भी हुआ है और RFT टेस्ट भी हुआ है ना, जी वो डॉक्टर कहते हैं ठीक है, जी लेकिन सिम्टम तो आ रहे हैं ना वो क्या मैंने है उनके सुना था। सिम्टम्स, थोड़ा सा बताएंगे उनके सिम्टम्स क्या हैं डॉक्टर साहब मैंने को? उनका पेशाब एक दफा बंद हुआ था 2 साल पहले ना, तो वो दवाई खाते रहे तो ठीक हो गए हैं। फिर जी। खून भी आया पेशाब में ना, अच्छा फिर भी ठीक हो गया, लेकिन सिम्टम अब ये आ रहे हैं कि नींद की कमी बहुत ज्यादा है और दूसरा जो है ना क्या नाम है 2 तकिए रख के सो रहे हैं ना, नहीं और तीसरा एक और सिम्टम आंखों के नीचे जो वो एक डॉक्टर साहब बता रहे थे किडनी के स्पेशलिस्ट, तो मैंने कहा वो क्या कहते हैं जिस तरह सिम्टम हो तो फिर हो सकता है ना। अच्छा, उम्र बता दें उनकी? ना हो जी उम्र बता दे। 55। 50। वजन भी कम हो रहा है उनका? नहीं वजन इतना तो नहीं बढ़ा डॉक्टर, पेट में बहुत ज्यादा वो नीचे निकले से बहुत ज्यादा चर्बी थी, ठीक बड़ा है हुआ पेट। जी डॉक्टर। अच्छा, उनको और क्या मसले मसाइल हैं? वो जो रुकावट आई है पेशाब में, उनका कोई मर्दों में गदूद होती है जिसको प्रोस्टेट कहते हैं, तो वो जो अपनी वो नहीं करवाया, इस तरह चेक नहीं हुआ ना, सिर्फ अल्ट्रासाउंड करवाया और आँख से टेस्ट करवाया ना। अच्छा अच्छा, तो चलिए। उनको इस सिम्टम के अलावा, अलामत के अलावा और क्या क्या पहले से, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, स्ट्रोक है, BP कोई है, दवाई BP खाते हैं, है। बीस BP जो है क्या क्या 150 मसले है मसाइल ना। उनको पहले से क्या क्या मसले मसाइल हैं? बीपी का मैंने बताया ना आपको कि 150 एक दफा चेक करवाया था, तो कहते हैं आप ठीक है, लेकिन अच्छा अच्छा, दवाई नहीं ले रहे बीपी की वो? नहीं। चलिए तो आप इसमें क्या पूछना उसके लिए आप क्या पूछना चाहती हैं? चूंकि टेस्ट तो आप लोगों ने करवाया नहीं, उसकी वजह मालूम करनी है कि मैंने ये टेस्ट करवाया ना, RFT टेस्ट करवाया और दूसरा अल्ट्रासाउंड अल्ट्रासाउंड करवाया है। हाँ, अल्ट्रासाउंड में क्या आया है? वो ठीक आया, वो बिल्कुल ठीक आया। डॉक्टर साहब पापा हमारा डॉक्टर है यूरोलॉजिस्ट, वो भी कहता है ठीक है। तो अपने नेफ्रोलॉजिस्ट को, जिसको माहिर गुर्दा कहते हैं, उनको चेकअप करवाया? जी मैंने कहा हमारा अपना एक जानने वाला है ना, वो यूरोलॉजिस्ट कह रही है। उसको सेंड किया ना रिपोर्ट, कहता है बिल्कुल ठीक है। तो अब उनको कोई पेशाब की प्रॉब्लम है?
ये बताते नहीं है ना मुझे। अच्छा, तो जब ये कंडीशन हुई थी उस वक्त उनको बुखार हुआ था, कोई दर्द हुई थी, कोई चोट हुई थी, कोई गिरे थे, कोई दवाई नहीं, इस्तेमाल की गिरे थी, वगैरह बट कोई नहीं। कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। नहीं गिरे वगैरह कोई नहीं है, लेकिन सिर्फ ये एक दफा हुआ तो मैं ठीक हो गया, कहते ठीक है मैं। हम्म। लेकिन फिर भी उनको ना जरा, अब पूरी तफसील आपके पास नहीं है, और फिर जो आपने आरएफटी का बताया, तो आरएफटी कराए थे तो वो नॉर्मल थे या उसमें Normal बड़े थे। हुए थे, कोई यूरिया क्रेटिन का लेवल ज्यादा था? यूरिया का जो है वो ये लिखा हुआ 26 पता नहीं। तो वो तो नॉर्मल है, अगर यूरिया 26 मिलीग्राम है तो नॉर्मल है। और क्रेटिन कितनी थी? और कटेन जो वो 0.5 है। हाँ, तो वो, 7. तो उनका ये बॉडी ठीक है। बॉडी वेट कितना है, वजन कितना है उन जिस्म का? वजन थोड़ा, मैंने कहा वैसे तो नहीं, लेकिन पेट बहुत बड़ा हुआ है, पेट में चर्बी है ना इस तरह से। वेट उनका है ही ना, कोई जाहिर है 75 तो होगा, या तो नहीं है, लेकिन सही है, सही है। तो उनका वेट जो है, वही बात हम जो कर रहे थे कि हेल्दी वे ऑफ लाइफ, उनकी ओवर ईटिंग जो है, जो हैबिट्स हैं कि टीवी के सामने बैठे रहते हैं, कंप्यूटर के हैं, खाना पीना वो ज्यादा, दुकान पे बैठे रहते हैं। हाँ, तो वो उनकी, मैंने सिर्फ ये आपसे कि जो बात सुनो, जी जी बीपी की जो है मेडिसिन उसके लिए। देखें, आजकल जो नई स्टडीज आ रही है ना, उसमें ये होता है, जैसे हम कर रहे थे कि जो लाइफ स्टाइल है ना, जिंदा रहने का जो तरीका हमने अपनाया हुआ है, जी जी उसको तब्दील करने से, बेहतर करने से भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है। जी जी फॉर एग्जाम्पल है, जैसे आपने कहा कि पेट जो है बढ़ा हुआ है, तो अब आप पेट बढ़ने की वजूहात पे हम देखेंगे तो उसको कंट्रोल करेंगे तो ब्लड थैंक यू प्रेशर जी, भी बहुत शुक्रिया। कम होगा। जी। तो दूसरे, अगर उनकी लाइफस्टाइल ये है कि वो बैठे रहते हैं, कुछ नहीं करते, तो उनकी है कि वो मूवमेंट, मोबिलिटी, फिजिकल एक्टिविटी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो करें, तो उससे भी ब्लड प्रेशर बेहतर होता है। दूसरा, इनटेक, वही जो पानी की हम बात कर रहे थे, पानी वो पूरा लें, पानी कम ना लें, कब्ज़ ना होने दें, और चिकनाइयाँ जो हैं वो कम से इस्तेमाल करें, गोश्त वो चीज़ें जो हैं वो कम इस्तेमाल करें, सब्जियाँ और फ्रूट ज़्यादा इस्तेमाल करें, तो ये उससे वो बेहतर हो जाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, इन्होंने हिमेचूरिया की बात की कि खून आना, पेशाब में खून आना, तो थोड़े से वो कंडीशंस मेंशन करें, जैसे ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, जो कुछ भी हम पढ़ते आए थे, कि ये कौन कौन लोग होते हैं जिनके पेशाब में खून आ सकता है, और इसकी क्या क्या वजूहात हो सकती हैं, और इसको कैसे डिटेक्ट करना है, और कैसे फिर ट्रीटमेंट। जितनी आपने अभी बताया था कि जो किडनी है, इसके सेगमेंट्स हैं कि इसमें ग्लोमेरुलस है, इसमें मेसेंजियम है, इसमें ट्यूब्यूल्स Different हैं, हिस्से। ठीक है। तो इसका कोई भी बॉडी का जो इफेक्ट होता है, इंजरी होगी जब, तो वो खून आएगा, खून आ जाता है, जो ग्लोमेरुलर इंजरी होगी उसको हम उसके बोलते हैं। अंदर ही हो गई। एक तो और उसके- कॉलर ले लेते हैं, फिर वापस आते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, हमारे साथ कौन है और कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम, जी। मैडम साहिवाल से अख्तर बात कर रहा हूँ। जी अख्तर साहब, क्या पूछेंगे आप? जी, 20 रमजान शरीफ वाले दिन ना, मेरे घर वाले हैं, बीवी मेरी ना, उसको रात को सोने के सोई हुई थी और उठी ना, तो उसके बाद उसको कैश शुरू हुई है। ठीक है। तो उस कैश के बाद उसको 2-3 ड्रिपें तो लगवाई हैं, लेकिन अब ना वो ऐसे कहते हैं जैसे मेरे गुर्दे सुकड़ गए हैं। मेरा ना कहती है जैसे मैदा मुट्ठी में बंद हो जाता है, इस तरह है, और गुर्दे सुकड़ गए हैं, इस तरह का कोई issue लेकिन बताती गुर्दे सुकड़ गए हैं, उन्होंने ये कैसे अखज़ किया? उनका क्या पेशाब बंद हो गया, पेशाब में जलन हुई, दर्द हुई, उनको क्या हुआ? पेशाब में जलन हुई और पीला, बिल्कुल पीला जर्द पेशाब उनको आना शुरू हुआ है। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ पूछेंगे आप इनसे? हाँ जी, ये अल्ट्रासाउंड पे कराने के बाद डॉक्टर साहब ने कहा कि गुर्दे जो हैं वो सुकड़ गए हैं। नहीं, अल्ट्रासाउंड नहीं करवाया, वो खुद ही खुद ही बस ऐसे कहती है उन्होंने कि जैसे assess मेरे किया। पेट में ना ऐसे जैसे गुर्दे सुकड़ गए हैं। आप डॉक्टर के पास गए थे, कोई टेस्ट हुआ था? टेस्ट उन्होंने किए थे, उन्होंने कहा कि नॉर्मल है, अच्छा ब्लड के ना टेस्ट लिए थे उन्होंने। ठीक है। तो वो उम्र क्या है आपकी normal है। बेगम की? तकरीबन 34-35 साल। और बच्चे हैं? जी, 4 बच्चे हैं। ठीक है। तो ये बच्चे कैसे पैदा हुए? उनका कोई पेट में बच्चा तो ज़ाया नहीं हुआ? हुआ था सर। तो ये जो बच्चे हैं ऑपरेशन से पैदा हुए थे कि नॉर्मल तरीके से? जो लास्ट बच्चा पैदा हुआ है वो ऑपरेशन से हुआ है, उससे पहले नॉर्मल हुए हैं। हाँ, तो हम देखें, आज खुद ये अज्यूम कर लेना, सोच लेना कि ये सुकड़ गए हैं, Thank you वो तो sir, बात बहुत नहीं है। जब आप उसका वो टेस्ट कहते हैं ना उसको हम, कि उसको वेरीफाई करेंगे कि वाकई ऐसा जो हम सोच रहे हैं ऐसा है कि नहीं है, तो उसके लिए मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट हैं, जिसमें बगैर किसी नुकसान के वो जो टेस्ट है वो उसको बोलते हैं अल्ट्रासाउंड। तो वो अल्ट्रासाउंड जो है वो गुर्दे का साइज भी बता देता है, उसकी शेप भी बता देता है, वो सारी चीज़ें उसके बारे में बताता है, तो उसमें पता चल जाएगा कि सुकड़े हुए हैं कि नहीं सुकड़े हुए।
दूसरा जो आप उनको कह रहे हैं कि कोई कैफियत जो है, तो उसके लिए है आप उनसे पूछें कि वो 24 घंटों में पानी कितना पीती हैं। तो वो पानी कम पी रही होंगी तो उन्हें कहें कि ज़रा पानी ज़्यादा इस्तेमाल करें। और अगर उनकी हैबिट्स हैं अब खाने पीने की कि वो क्या है, सब्जियां, फ्रूट और ये सारी इस्तेमाल करती हैं कि नहीं करती, तो उन्हें कहें इन चीज़ों को इनकरेज करें करने की। तो फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम रहती है तो वो जो अब गुर्दे का जो वही है स्पेशल होता है, नेफ्रोलॉजिस्ट है, आप उनको अच्छा उनसे डॉक्टर मशवरा साहब, इन लोगों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन ये भी होती है कि नेफ्रोलॉजिस्ट गुर्दे के डिजीज़ेस को देखता है और यूरोलॉजिस्ट जो है वो यूरिन से रिलेटेड यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और उसकी प्रॉब्लम्स को देखता है। तो बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन भी रहती है। तो थोड़ा सा आप ये भी क्लियर करें कि गुर्दे के प्रॉब्लम्स अलग है, और जैसे अभी प्रोस्टेट का मसला था, बहुत सारे मर्दों को प्रोस्टेट का मसला होता है, उसकी वजह से पेशाब रुक जाता है, पेशाब रुक के आता है, तो उसका क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा ये क्लैरिफाई कर दें ताकि उनको ये डिफरेंस पता चल जाए। सादा जुबान में आम बंदे के लिए ये है कि यूरोलॉजिस्ट का हो कि नेफ्रोलॉजिस्ट का है, जहाँ पे सर्जरी की ज़रूरत होती है हाँ। तो वो चीज़ें डील करता है यूरोलॉजिस्ट। ठीक तो है। जहाँ पे सर्जरी की ज़रूरत नहीं है वो करता है तो नेफ्रोलॉजिस्ट। बेसिकली कहीं कोई रुकावट आ गई, कोई कुछ हो गया तो वो यूरोलॉजिस्ट ने हाँ, वो निकालना है। ऑब्स्ट्रक्शन हो गई तो वो रुकावट होगी तो वो जो है वो करेगा। जैसे ऐसे ही है कि जैसे न्यूरोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, बिल्कुल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, जनरल सर्जरी, तो बिल्कुल। इस तरह सर्जरी वाले एक लैदा शोबे बने हुए हैं और मेडिसिन के शोबे हुए बिल्कुल। हैं। लेकिन एज सच जहाँ पे गुर्दे की बीमारियां ठीक हैं है। वो सारा जो है वो नेफ्रोलॉजिस्ट ठीक है। डील करता तो है। बेसिकली ये है कि अगर आपको कोई गुर्दे का मसला है, कोई ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से गुर्दा सही काम नहीं कर पा रहा, वो सही तरह से फिल्टर आउट नहीं कर पा रहा, वो आपके टॉक्सिन जो आपका जहरीला मवाद है उसे पीछे रख के सिर्फ जो अच्छा उसको निकाल के और सिर्फ अच्छे मवाद को जो है वो जज्ब नहीं कर पा रहा, तब आप जाते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट के पास। और अगर खुदा न खास्ता कहीं पे कोई सोजिश हो गई है, कोई रुकावट आ गई है, तो उसको काट के निकालना जो है वो यूरोलॉजिस्ट का बेसिकली काम होता है। बहुत अच्छा आपने इन डिटेल एक्सप्लेन किया डॉक्टर साहब। अब हम थोड़ा से बात करते हैं ये जो प्रोटीन यूरिया होता है। हाँ, एक मिनट, वो हमने वहां से छोड़ा था, मेरा ख्याल है चलो वहीं continue कि करें। डिजीजेस के हाँ। कैसे। तो डिजीज जो है किडनी की वो दो तरह की होती है। ठीक है। इसको कहते हैं हम अक्यूट, एक को कहते हैं जैसे आपने पहले जो फौरन हो गई और chronic। जो बड़ी लंबी देर जो से चली आ अचानक रही हुई तो उसको हम अक्यूट कहते हैं। और जो आहिस्ता आहिस्ता, जैसे हम क्या कहते, शुगर की वजह से, ब्लड प्रेशर की वजह से, आर्थराइटिस की वजह से और मेडिसिन लेने की वजह से या बॉडी में कोई और चीज़ होगी उसकी चलाई तो वो होगी क्रोनिक, हेपेटाइटिस सी की वजह से, ठीक है। बी की वजह से, HIV की वजह से, ठीक है। तो वो हो गई क्रोनिक। जो अचानक है इसको कहते हैं हम रिवर्सेबल, यानी कि ये सारी की सारी ठीक होनी है, ठीक है। इसने वापस होना है, इसने ठीक होना है, बशर्ते कि वो अच्छे बंदे के पास पहुंच जाए। तो वो उसकी काजेज में अंदर, जैसे एक्सीडेंट हुआ है, किसी एक्सीडेंट की वजह से मसल जो है उसके टूट गए हैं, हड्डियां टूट गई है, मेडिसिन लगी है, इंजेक्शन लगी है, अक्यूट हो गई तो वो भी ठीक हो जाए। लोग जाते हैं एंजियोग्राफी कराते हैं, कार्डी वो कंट्रास्ट देते हैं, हाँ जी, वो किडनी हो गई तो वो भी वो ठीक हो जाते हैं। इस तरह कैंसर के मरीज हैं बहुत ज़्यादा, या तो वो कीमोथेरापी लेके आ रहे होते हैं तो उनके किडनी ख़राब होते हैं, वो भी ठीक हो जाते हैं। बहुत सारे को लीवर की डिजीजेज चल रही होती हैं तो वो लीवर की मेडिसिन ले रहे होते हैं, पल्मोनोलॉजी की चल रही होती हैं, हड्डियों के खास तौर से पेन किलर्स ले रहे होते हैं तो वो ले रहे होते हैं। तो वो जो ड्रग्स की वजह से हो रही होती है, जो इन्फेक्शन, मतलब अब मौसम चेंज हो रहा है, जैसे अब कोविड आया था, कोविड की वजह से हुई थी। अभी पिछले साल बहुत बुरा गया है कि गैस्ट्रोएंटराइटिस, यानी लोग डायरिया के साथ आ जाते थे तो वो उनको रीनल फेलियर हो जाता था। तो बहुत सौ को हम बगैर उसके डायलिसिस के ही है वो रिवर्स करते थे। कितने कितने क्रेटिन वाले जो हमने रिवर्स किए हैं, एग्जाम्पल भी हैं, वो आपके प्रोग्राम में आके बता भी सकते हैं कि मैं बीमार हुआ था, मेरी इतनी क्रेटिन थी, मेरी ठीक इतनी हुई है। तो बगैर डायलिसिस के भी होते हैं। और जहाँ फिर औरतों के जचा बचा जिसको कहते हैं कि जैसे मैंने सवाल पूछा था कि कई औरतों के बच्चों में वो दवाई की वजह से या बीमारी की वजह से हो जाती है। दूसरी जो डिजीजेज होती हैं क्रोनिक जिनको कहते हैं, उनको जो आपने कहा था कि स्लो एंड वो उसकी प्रोग्रेशन को रोकना होता है कि देखिए डायबिटीज़ की वजह, तो डायबिटीज की अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि उसको कंट्रोल किया जाए, शुगर के लेवल। ब्लड प्रेशर है तो उसको एक ऑप्टिमल लेवल में रखा जाए। आर्थराइटिस है तो वो दो मेडिसिन जो है उसकी। फिर आपने कहा था डाइट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। हाँ, डाइट का। अच्छा, कुछ हमने थोड़ा सा और भी बात कर लें। कुछ डिजीजेज जैसे अपनी गुर्दे की अपनी होती है, तो जो अपनी गुर्दे की डिजीज उसको में प्राइमरी डिजीजेस कहते हैं। जो गुर्दे की अपनी नहीं दूसरी किसी वजह से हो सकती है, जैसे कि फेफड़ों की वजह से, लिवर की वजह से,
हार्ट की वजह से, यही प्रोस्टेट, तो सेकेंडरी काजेज, यानी कि असल मसला तो कुछ और है, कैंसर है, लेकिन उसका असर हो तो रहा है। आजकल ये असल में हो रहा है कि लोग कैंसर का इलाज नहीं कराया, तो अल्टीमेटली वो कैंसर ने जब अपने सारे बॉडी पे इफेक्ट किया तो किडनी को भी ले जाना है। तो अब उसको एंड पे जाके कहते हैं डायलिसिस करो, तो तुक नहीं बनती ना। जब पहले जिस वजह से इलाज कराया तो वो नहीं किया। और उस वक्त मुझे सबसे ज्यादा दुख होता है कि एट ए टाइम 5-7 बंदे बैठे हैं, उनके स्टोन थे, जैसे हमने कहा कि उसने कहा ब्लड प्रेशर नहीं जी, मैं नहीं जी, डायबिटीज मैं नहीं मानता, अच्छा अभी स्टोन है, ठीक है भाई पे है तो मनु कुछ नहीं कह रहा। तो वो जब उसने फिर अंदर ही अंदर इन्फेक्शन करके, फिर इस तरह भी होता है कि उसके अंदर पीप पड़ जाती है, तो ऐसी स्टेज भी आती है गुर्दा निकालना भी पड़ जाता है। फिर वो निकालना नहीं, तो गुर्दा नहीं निकालना, लेकर जिंदगी दे देनी है। सही बात है। तो इसी तरह स्टोन की ट्रीटमेंट नहीं किया तो एंड पे आगे जी डायलिसिस करो। अब व्हाट इज द यूज ऑफ दैट? बिल्कुल, तो टाइमली डायग्नोसिस और टाइमली ट्रीटमेंट, टाइमली डायग्नोसिस, टाइमली। तो कुछ डिजीजेस ऐसी हैं जो पैदाइशी होती हैं, जो खानदानी, जिसको मरूसी बीमारी कहते हैं। अगर तो कंजेनिटल डिफेक्ट है तो वो छोटी उम्र में ही जाहिर हो जाते हैं। जो बच्चों में होते तो पहले उनको देखना चाहिए। कुछ फिर मरूसी बीमारी होती हैं, ये खानदान में रन कर रही होती हैं, तो जब वो पहले ही पता होता है तो वो शुरू से ही उनको ट्रीटमेंट करना शुरू कर दो, ताकि वो फेलियर की तरफ जाए नहीं, प्रोग्लांग करें। तो इसी तरह जब डायबिटीज वाला आ गया तो उसको आगे उसको फेलियर में जाने ही ना दे। हाइपरटेंशन वाला आया तो उसको जाने ही ना दे। अक्यूट इंसल्ट हो गया, जैसे हमने कहा ड्राई है, ड्रग्स है, इन्फेक्शन है, तो वो आपने इधर की बाहर की वो दवाइयां हकीम की, होम्योपैथिक की दे डालें, तो उसको फौरन उसको रिवर्ट करें, तो वो फिर दोबारा वैसे ही हो जाएंगी जो पहले थी। लेकिन अगर आपने नहीं किया, सोचते रहे, तो वो फिर अगर उस डेफिनेशन जो किताबों में लिखी हुई है उसका यह है कि अगर मोर देन 3 मंथ किडनी की अपनी डिजीजेस आई है तो उसकी वजह से फिर वो क्रोनिक की तरफ चली जाएगी। तो फिर उसको वापस करना जो है वो मुश्किल। फिर उसमें भी एक स्टेज आती है अक्यूट अनक्रोनिक, यानी क्रोनिसिटी तो चल रही है, तो फिर उस पे इंसल्ट, जैसे आम बंदा है उसको डायरिया हो सकता है, आम बंदा को ड्रग ले सकता है, आम बंदे का एक्सीडेंट हो सकता है, आम बंदे का बुढ़ी ये जो पैराथॉर्न होती है पानी वो, तो इसी तरह उस बंदे को तो वो प्रोन है। हाँ, तो अगर ऐसी कंडीशन, तो अगेन वो जो उस वक्त अक्यूट इंसल्ट हुई है उसको हम दोबारा रिवर्स कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत सारे सवाल हमारे सोशल मीडिया पे भी आते हैं, उन पे ये कहते हैं कि जैसे जब आपको ब्लड प्रेशर होता है तो कहते हैं कि कोई पोटेशियम ले लो, मतलब केला खा लो, खजूर खा लो, लेकिन जब किडनी की प्रॉब्लम होती है तो कहते हैं नहीं पोटेशियम भी नहीं लेना, आप टमाटर छोड़ दें, अंडा छोड़ दें, ये छोड़ दें, प्रोटीन छोड़ दें। तो और ये जो कहते हैं कि लोबिया वगैरह खाएं, इसकी शक्ल भी किडनी जैसी है तो ये अच्छा है। तो आप एग्जैक्टली थोड़ा सा बताएंगे कि कौन सी डाइट है जो किडनी वालों के लिए अच्छी है और कौन सी चीज़ें जो उनको नहीं खानी? क्या उनको केला और ये खजूर और टमाटर वगैरह, गोश्त नहीं खाना चाहिए या खाना चाहिए? और फिर लोबिया वगैरह क्या उसकी बहुत ज़्यादा यूजेज है कि नहीं है? पहली बात तो ये है कि जब बंदा ठीक है, तो जब से बाबा आदम अलैहिस्सलाम आए हैं तो उस वक्त से यही खा रहा है जो अल्लाह ताला ने चीज़ें बनाई हैं। तो वो क्या हुआ है आज कि वो जो उनसे लेके अभी तक खा रहे हैं, तो जब हम किडनी प्रॉब्लम हुई है तो वो नहीं खा सकते। हाँ, तो गलत है ये, मतलब खा सकते हैं सब कुछ। हाँ, उसका तरीका है कि वो जो आपने की बात बता दी, ये जो होता है ना, हम कहते हैं कि सीकेडी, क्रोनिक किडनी डिजीज, हाँ, तो इसका जो लिटरेचर ये कहता है कि 50% यानी कि 100 मरीजों को गुर्दे की बीमार हैं, डायलिसिस पे हैं, तो उस पे 50 जो हैं उन्होंने हार्ट की वजह से डेथ होनी है। अच्छा, जिस तरह के हार्ट को प्रॉब्लम है तो वो किडनी को नहीं छोड़ेगा, हाँ, लिवर को प्रॉब्लम है तो किडनी को नहीं छोड़ेगा, जिसमें में कुछ भी हो गया तो किडनी को, तो इसी तरह जब किडनी है तो वो दूसरों को अफेक्ट करेगा। इट्स वाइस वर्सा। तो उसको ऐसे ही बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि फिर कॉलर ले लेते, फिर हम वापस आएंगे इस पोटेशियम के ऊपर। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं? वालेकुम सलाम। जी जी, मैं अजहर बोल रहा हूँ तकवाल से। जी, क्या पूछेंगे आप? मेरे 1996 में मेरा ऑपरेशन हुआ था गुर्दे का, पथरियों का। ठीक है। तो उसके बाद ठीक रहा हूँ। 10 साल बाद दोबारा मैंने एहतियात भी बहुत की है कि 10 साल के बाद फिर वो दोबारा पथरियाँ हो गई थी। उसके बाद दोबारा लेजर से ख़त्म कराई हैं। तो अभी मेरे पाँव पे स्वेलन हुई है, तो इसका कोई बता दें। ठीक है, अभी आपने टेस्ट करा लिए? नहीं, मैंने टेस्ट नहीं कराया। जी डॉक्टर साहब, आपकी उम्र कितनी है? मेरी 52 है। तो आपको कोई दिल का आर्जा, जिगर का आर्जा या कोई और शुगर, डायबिटीज, शुगर, ब्लड प्रेशर, इस तरह के और आर्जे भी कुछ साथ प्रॉब्लम्स हैं? बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है। ये बात है कि मैं शॉप पे भी खड़ा होता हूँ, वहाँ पे मतलब मुझे 10-12 घंटे खड़ा होना पड़ता है दुकान पे, तो इस वजह से। ठीक। अच्छा, तो कोई आपको आम तौर पे जो स्टोन वाले होते हैं, जिस समय से एज में आपके ब्लड प्रेशर भी हाई होना शुरू हो जाता है,
तो क्या आपको ब्लड प्रेशर भी है कि उसके लिए कोई दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल कोई दवाई नहीं है, कोई किसी किस्म ब्लड प्रेशर नहीं है, कोई अच्छा। दर्द नहीं है। अच्छा, फिर इसको हम बोलते हैं पोस्चरल जी एडीमा ना, कि स्वेलिंग हो जाए या खड़े होके जो 12 घंटे है, तो उसको अब करने का ये तरीका है कि आप यूरिन का टेस्ट करवाएं, तो उसमें देखें कि प्रोटीन तो नहीं आ रहे, ठीक है। तो अगर उसमें प्रोटीन आ रहे हैं तो फिर देखना होगा कि ये उसके इफेक्ट है कि या बीमारी की वजह से आ रहे हैं, फिर कुछ और टेस्ट हैं वो करने पड़ेंगे। तो उसके लिए बेहतर ये है कि आप या तो जाप को मॉडिफाई करें या उसके दरमियान ब्रेक लेके कुछ देर के लिए आप लेट सकते हैं या बैठ सकते हैं, या आगे स्टूल रख के तो अपने जो पाँव हैं उनको हम कहते हैं एलिवेट, जरा ऊंचा कर लें, उनको रेस्ट दें। तो अब आगे आगे एज भी आपकी वो आगे बढ़ रही है, तो ये, और इसके अलावा अगर एलोपैथिक को मेडिसिन नहीं ले रहे, कोई आप होम्योपैथिक या हकीम की या कुछ और चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसको भी देख लें कि वो तो ऐसी कोई वजह नहीं है। तो इसका बेहतरीन तरीका ये है कि अब ये सोच उतरती कैसे आपकी? इनकी आपकी तो कॉल ड्रॉप हो गई है, लेकिन अच्छा। ये मेरा ख्याल है बस वो खड़े रहते होंगे ना, फिर उसके बाद जब वो सो जाते हैं फिर उठते हैं तब वो नहीं होती होगी देन फॉर लॉन्ग स्टैंडिंग। तो इनको ये भी बता सकते हैं कि बहुत सारे और, जैसे आपने कहा कि रीजंस हो सकते हैं, वेरिकोस भी हो सकता है, लेकिन और बहुत से ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से स्वेलिंग। और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, आप कंप्रेशन स्टॉकिंग्स भी पहन सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर रख सकते हैं, हर थोड़ी देर बाद थोड़ी सी फिजिकल एक्सरसाइजेस कर सकते हैं ताकि आपको ये स्वेलिंग जो है वो ना हो। अच्छा डॉक्टर साहब, हम वापस आ रहे थे अपने पोटेशियम वाली बात हाँ, पे। पोटासियम जो है ना, इसका जो लेवल है ज्यादा होना, इट काजेज डेथ। अच्छा, तो इसको हम अपनी जुबान बोलते हैं एरिथमियाज, यानी कि जो रब्त है हार्ट का चलने का, वो पोटासियम जो है वो उसको अफेक्ट करता है, और ऐसी भी चीज़ हो जाती है कि वो उसको बहुत ज़्यादा कर देता है, बंद भी कर देता है। लेकिन हैविंग सेड, जब बंदा का उस, ये तो उन लोगों के लिए जिनके किडनी जो डायलिसिस पे चले गए हैं या सीकेडी हो गई है, लेकिन उसके साथ देखिए जो पोटासियम है उसको वो जाता है किडनी से बाहर जाता है, ठीक है। दूसरा उसका रूट है जाने का इंटेस्टाइन, ठीक है, स्टूल में जाता है। तो जब तक उसको कब्ज आप नहीं होने दें तो वो किडनी से नहीं जाना, लेकिन स्टूल से, वो स्टूल से जाएगा, स्टूल से जाएगा। तो बेसिकली कब्ज नहीं होने देनी, कॉन्स्टिपेशन नहीं होना। लोग करते हैं आमतौर पे ये है कि वो ही मल्टीपल ड्रग्स ले रहे होते हैं जो कि उनको साथ कब्ज भी किए होते हैं, तो उधर से कब्ज। और फिर जैसे अगर हार्ट की डिजीज है, हार्ट है, तो इसमें कुछ 3-4 ड्रग्स ऐसी होंगी जो कि पोटासियम को बढ़ाती हैं। वैसे उसको अगर किडनी का प्रॉब्लम नहीं है तो वो बंदा लेता तो पोटासियम नहीं बढ़ेगा, लेकिन अगर उसको प्रॉब्लम है तो वो उसका पोटासियम बढ़ेगा। लेकिन दूसरी ड्रग उसने साथ ऐड कर दी तो और बढ़ जाएगा, तीसरी कर दी तो और बढ़ जाएगा। तो वो जो पोटासियम ऊपर करने वाली दवाइयां हैं वो भी कम करनी होगी और पोटासियम का इनटेक भी कम करना होगा। तो ये किडनी जो बीन्स होती हैं, राजमा जैसे कहते हैं, हाँ, अच्छा इसका है? ये बिल्कुल है, ये मिथ्स हैं कि जी वो अब अखरोट जो है वो ब्रेन की है, तो जिस तरह का बॉडी का शेप है तो कुदरत ने बनाई हुई है, तो दैट इज ए प्रोटीन, बेसिकली हाई कैलोरी प्रोटीन है। हाँ। तो वो ले सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है को गुर्दे को ठीक कर देंगी, ये कांसेप्ट नहीं है, ये कांसेप्ट नहीं है। गुर्दे को ठीक तो अगर आप खालिस लें, मॉडरेशन में लें। अच्छा, ये जो हम डाइट कोक पीते हैं, डाइट कोला, जिसमें एस्पर्टेम होती है और उस पर हर जगह लिखा होता है कि इससे फिनाइल कीटोन यूरिया हो जाएगा और सारा कुछ, इसकी ये जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का क्या रोल है किडनी में? अगर मैं किसी एक लफ्ज में आपको कहूँ, आपको तो समझ आ जाएगी, तब बाकी ऑडियंस को क्या आप उतना उसको दीज आर ऑल टॉक्सिन्स। जहर, टॉक्सिन का मतलब है जहरीला मवाद। There is no need of it in our body. We need, जो अल्लाह ने बनाया है, 0 कैलोरी वाटर, प्योर वाटर, that's it. पानी ये जो हमने मैन काला पानी नहीं पीना। आपने एक और कॉलर की तरफ जाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से? जी वालेकुम अस्सलाम, मोहम्मद रियाज बात कर रहा हूँ पाकपतन शरीफ से। जी पूछिए। मेरा मसला ये है कि मैं पिछले 2 साल पहले मुझे गुर्दों में तकलीफ थी और पथरी बन गई थी। वो वैसे जैसे रिलीज हुई है उसके बाद मेरे जिस्म में मुख्तलिफ तब्दीलियां आनी शुरू हो गई हैं। मेरा वजन कम होना शुरू हो गया है। कोई मतलब जो है ना मेरे गुर्दों में दर्द रहती है। ठीक है, आपकी उम्र बताएं। मेरी 35 है। 35 है। और क्या होता है साथ? और कोई और अलामत? भूख नहीं लगती? होना शुरू हो गया और पेशाब का कलर जो है ना वो येलो आना शुरू, बहुत ज्यादा डार्क आना शुरू हो गया है। कैल्शियम ऑक्सीलेट जो है ना वो आ रहा है। अच्छा, और कोई टेस्ट कराया आपने?
जी टेस्ट भी करवाए हैं मैंने, कैल्शियम बता रहे हैं कि कैल्शियम ऑक्सीलेट आ रहा है। जी डॉक्टर साहब क्या तो पूछेंगे? ये आपने जो पथरी था उसका एनालिसिस कराया तो उसमें कैल्शियम ऑक्सलेट आ रहा है, यूरिन में आ रहा है? नहीं यूरिन में आ रहा है, पथरी का मैंने टेस्ट नहीं करवाया। आमतौर पे ये जो तरीका होता है, स्टैंडर्ड प्रोसीजर ये है कि पहले भी ये पथरियों वाले ने कॉल की थी, तो जब पथरी निकलती है उसको सेव करना चाहिए और लेबॉर्ट्री में उसको टेस्ट कराना चाहिए। तो लेबॉर्ट्री में टेस्ट करने के बाद फिर आपकी मॉडिफिकेशन ऑफ डाइट और सारी चीज़ें बताई जाती हैं। दूसरा ये आप कौन से इलाके में रहते हो? कुछ ऐसे इलाके भी हैं जहाँ खानदानों में चलती हैं, तो क्या ये पथरी आपको सिर्फ आपको है या आपके माँ बाप दादा या ऊपर भी किसी को थी? फैमिली मेंबर में किसी को भी नहीं थी, ना मेरे पापा को ना मेरी माँ को, मेरे किसी बहन भाई को नहीं, मुझे ये मसला है सिर्फ। अच्छा, तो आपने कभी टेस्ट करा के अल्ट्रासाउंड करवाया कि पैदाइशी मसला तो नहीं गुर्दे का आपको साथ साथ चल रहा? एक तो उसको चेक कराएं, और दूसरा जो आपकी, मुझे नहीं लगता कि ये जो आप टेस्ट कह रहे हैं, ये जो वजन कम हो रहा है कि ये पथरी निकलने की वजह से हुआ है, निकल गई तो वो जान छूट गई, इसका मतलब है कि ये पथरियां अभी फिर और होंगी। तो उसके बाद अल्ट्रासाउंड या एक्सरे या सीटी स्कैन कुछ और टेस्ट वगैरह कराया जिसमें पता चले कि ये है? और दूसरा हमारे एक मतलब जो है ना डॉक्टर रमीज चौधरी बैठते हैं, वो यूरोलॉजिस्ट हैं, तो उन्होंने भी वेरीफाई किया है कि अभी आप गुर्दे में कोई मतलब जो है ना पट्टी वगैरह नहीं है, लेकिन फिर भी उसके अलावा मेरा जो है ना वजन दिन ब दिन कम हो रहा है। अच्छा, आप बताएं कि यूरिया क्रेटिन कितना चल रहा है, इसका पता है आपको? ये लफ्ज इस्तेमाल किया आपको यूरोलॉजिस्ट ने, आगे क्रेटिन इस वक्त कितनी है, यूरिया इस वक्त कितना है? ये इधर रिपोर्ट पे लिखा है कैल्शियम ऑक्सीलेट 25 to 30। वो तो लिखा है, लेकिन जहां अगर उन्होंने कैल्शियम ऑक्सीलेट की बात की है तो वहां भी उसने यूरिया और क्रेटिन की बात भी की होगी, वो कितना लिखा हुआ है उसका नहीं पता। सेल वगैरह लिखे हुए हैं। और आपका खून का लेवल जिसको हीमोग्लोबिन बोलते हैं, ब्लड का टेस्ट कराया कि आपका वो कितना है? ये भी नहीं पता। अच्छा चले, अच्छा ये बताएं कि फिर आपने ये पथरियां होने के बाद सारा कुछ आप दर्द की खौफ की वजह से खाना पीना बंद कर दिया हो, या डॉक्टर ने आपका खाना पीना वो रेस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं, पाबंदियां लगा दी हैं? सर मैं खा पी बिल्कुल ठीक रहा हूँ, लेकिन मुझे कुछ चीज लगती नहीं, मेरा वजन दिन ब दिन कम होता है। आप आए चेकअप कराएं, आप नेफ्रोलॉजिस्ट के पास आए और वो सारा रिकॉर्ड जो है ना, मेडिकल रिकॉर्ड इसको हम कहते हैं, इसकी एक फाइल बनाएं, क्योंकि ये चीज़ अब आपकी सारी ज़िंदगी के साथ चलनी है। तो अभी से जो जो चीज़ें हैं, करेक्टेबल फैक्टर्स हैं, उनको करेक्ट किया जाए और आइंदा आपको पथरियों को आइंदा बनने से बचाया जाए। और अगर बने तो वो खुद स्पॉन्टेनियसली खुद बाहर निकलने की पोजीशन में हों। तो इसलिए आप नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाएं और आगे सारी ज़िंदगी इधर उधर की चीज़ें आपने इस्तेमाल नहीं करनी, और वो वजह फिर मालूम की जाए कि आपका वजन क्यों कम हो रहा है, वो सारा रिकॉर्ड साथ लेके। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो रीनल ट्यूमर होता है जिसमें वजन बहुत तेजी से गिरता है, लॉस ऑफ एपेटाइट भी हो जाता है और ये सारे सिम्टम्स भी होते हैं, तो इसके बारे में थोड़े से इनकी अलामात और इसके कौन से टेस्ट कराने चाहिए और कोई ट्रीटमेंट ऑप्शंस जो अगर वक्त पे ये डायग्नोज हो जाए तो हम ट्रीट कर सकें, इसका भी बताइए। हाँ, ये जो ट्यूमर्स हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये कम हैं। दूसरे जो ट्यूमर्स हैं उनके जो साइन सिम्टम हैं, वजन का कम हो जाना, बाकी जो सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं इनके साथ भी होती है। तो इसलिए ये जरूरी होते हैं कि वो हीमोचूरिया की वन ऑफ द काजेज, आपने कहा था पेशाब में खून आ रहा है और ये कि फ्लैंक में दर्द हो रही है, बुखार फील करना, कमजोरी फील करना, तो उस सादा सा टेस्ट है कि अल्ट्रासाउंड रखें तो पता चल जाता है ये ट्यूमर हो गई है और उसको निकाला जा तो सकता है। उसको ट्यूमर जो है अब किस स्टेज पे है, तो अभी तक जो पहले वाला लिटरेचर यही चल रहा है कि इससे पहले कि ये बड़ी जल्दी फैलती है, फिर बड़ी जल्दी कॉम्प्लिकेशंस है, तो रिमूवल ऑफ द फुल किडनी है। ठीक है, तो एक किडनी के साथ भी आप चल तो ये सकते हैं। एक किडनी सारी जिंदगी, एक मिनट। और दूसरा ये है कि अगर वो इनिशियल है अभी और बाकी किडनी, तो आजकल नई भी आजकल ये चीजें चल रही हैं कि आधा किडनी निकाल के भी देखा जाए कि आधे पार्शियल नेफ्रेक्टमी कहते हैं कि वो चला, लेकिन जिंदगी एक गुर्दे पे चला सकते हैं आप। बिल्कुल जी, अगले कॉलर की जानिब बढ़ते हैं। जी, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैडम मैं ज़ीशान बात कर रहा हूँ मानसरा। जी बोलिए। मैडम वो मेरे गुर्दे में मसला था ना, एक साल के तकरीबन पहले मेरे यूरिन में वो ब्लड आ रहा था ना जी, तो फिर मैंने टेस्ट करवाया तो फिर वो क्या नाम है उसका, अल्ट्रासाउंड करवाया, वो पतली थी ना तकरीबन 16 mm की। अच्छा, तो फिर मैंने मेडिसिन वगैरह दी है, तो अभी पतली टूट चुकी है, लेकिन जो नीचे मसाने के पास आ गए वो पेल्विक सेक्शन की है, एक 9 mm की है और एक 3 mm की है। ठीक है, तो आप इसका करा क्यों नहीं रहे, प्रोसीजर क्यों नहीं करा रहे?
लिथोट्रिप्सी करवाई मैंने, तीन सेशन करवाए हैं मैंने। अच्छा, लिथोट्रिप्सी कराइए। क्या पूछेंगे डॉक्टर साहब, उनके लिथोट्रिप्सी के बावजूद नहीं निकल रही? नहीं कभी वो मसाने के बाद सुपर वो पहले फंसी हुई है, फंसी हुई है, बहुत तकलीफ दे रही है। अच्छा, तो वो आपको ये लिथोट्रिप्सी जो है एडवाइस की है नेफ्रोलॉजिस्ट ने या यूरोलॉजिस्ट ने? यूरोलॉजिस्ट ने। तो उसी के पास ये आंसर है कि अगर जो वो उससे नहीं निकली, अब रीजंस उसकी फिर बड़ी हैं कि क्यों ऐसा हुआ है, कि डोज पूरी मिली है नहीं मिली, उसने सही सही किए कि नहीं। आप कोई और जगह पे, थैंक यू वेरी मच। यूआरएस उसको बोलते हैं कि यूआरएस यानी कि वो सिस्टोस्कोप डालें मसाने, तो वो पड़ी हुई है तो उसको बाहर निकाल दे पकड़ के। मेरे ख्याल एक सेकंड ओपिनियन ले लें, एक और जगह पे भी जाके दिखा दें। वो उसको कहें जी सिस्टोस्कोपी करके, तो वो बाहर उसको यूआरएस भी बोलते हैं, वो निकाल दे। मसाने के जरिए जो है वो कह रहे हैं आप उसको यानी कि निकलवा आपके लें। पेशाब वाली नाली के जरिए के नाली डाल के छोटी सी उसको पकड़ के बाहर खींच ले, दैट्स इट। बिल्कुल। तो सर वो नारी 6 mm की है, वो जो है पत्ती जो है सर वो 9 mm की है। क्या हुआ है? 9 mm की है, वो कह रहे हैं 9 mm की है, तो वो तोड़ी नहीं तो जा उसको वो तोड़ा भी जा सकता है। हाँ, पहले उसको लेजर से तोड़वाएं। हिट भी गया तो फिर भी अगर वो सिस्टीन है या ऐसी ना टूटने वाली है तो फिर आपको सर्जरी करा के निकालनी पड़ेगी। थैंक यू जी, बहुत फिर शुक्रिया। सर्जरी करा के। तो बस डॉक्टर साहब ये भी बताइए सब लोगों को कि ये बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल। तो आप उनको थोड़ा सा ये क्लियर कीजिए कि अगर एक दफा नहीं होती तो इसमें बिल्कुल इसमें है तो वही ना कि इसकी स्टेजेस हैं। एक तो पहला है कि छोटी है, उसने खुद ही पास हो जाना है। दूसरी है ऊपर से पहले अगर पड़ी हुई है तो वो कुछ नहीं करेगी, जब यूरिटर्क भी आएगी वहां ब्लॉकेज करेगी तो आपको दर्द करेगी। आप लिथोट्रिप्सी शुआएं से तोड़ लेते हैं। फिर भी कहीं आगे वो स्ट्रक हो गई है, फंस गई है, तो आप यूआरएस से, फिर डार्मिया बास्केट है उससे कहते हैं। फिर आजकल एक नया तरीका भी है, अगर गुर्दे के अंदर ही ऊपर भी है तो उसको पीसीएनएल कहते हैं, कि यानी कि बहुत बड़ा ऑपरेशन नहीं करना पड़ता, इधर से माइनर सा सुराख करके तो गुर्दे को सुराख करके उधर से पकड़ के उधर से भी बाहर से निकाला जा सकता है। तो ये यूरोलॉजिस्ट के पास मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं जो कि यूज़ की जा सकती हैं और हो रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे पास जो बहुत ही कॉमन चीज़ आती है, हमारी कुछ हाइजीन भी ऐसी है और सारा कुछ, उसमें यूटीआईज बहुत कॉमन है। तो ये जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, बार बार पेशाब के अंदर जलन होना, बहुत ज़्यादा जो है वो पेशाब के बार बार आना, ऐसा लगना कि पूरी तरह खारिज नहीं हुआ है, और ये इन्फेक्शन जो है इसका बार बार होने का क्या रीज़न है और इसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है और ट्रीट कैसे किया जा सकता है? फिर इसकी भी अगर लंबी लिस्ट है कि इसकी वजूहात को कि किस वजह से हो रही है। अगर यंग लेडीज़ हैं तो उनमें काजेज और हैं, बच्चों में हैं तो उनकी काजेज, बढ़ापे में है जैसे वो किसी को प्रेगनेंसी के साथ हो रही है तो उसकी प्रोस्टेट के साथ हो रही है, फिर वो डायबिटीज के साथ, हाइपरटेंशन के साथ, तो वो किस वजह से है उसको काज को ढूंढना पड़ेगा। और दूसरा एट द एंड यही होगा कि इनटेक कम होगा और मेडिकेशन, सेल मेडिकेशन इर्द गिर्द के लोगों की बताई हुई, रिलेटिव्स की, फ्रेंड्स की, दोस्तों की, तो वो हर एक को आता है क्यों है जी ए इस्तेमाल करो, ए क्यों है ए इस्तेमाल करो। हर बंदे को ट्रीटमेंट बता रहा है, हर बंदा बीमार है। ये हमारा हाल है। बिल्कुल ऐसा तो है। तो इसलिए जो कि आप देखो ना, बाकी हम चीजों में आप जाते हैं कि अगर आपने घर बनाना है तो आप आर्किटेक्ट के पास जाते हैं, गाड़ी के पास जाते हैं तो मैकेनिक के पास जाते हैं, लेकिन यार बीमार होते हैं तो आप हर किसी के पास जाते हैं। लेकिन एक और भी मसला है ना डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ जैसे घर बनाना होता है इंजीनियर के पास जाना होता है, लेकिन हमारे यहाँ मिस्त्री भी घर बना के अपने आप को इंजीनियर कहता है। तो बहुत सारे लोग खुद को डॉक्टर कहते हैं, तो लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि ये और फिर यही सुन लेते हैं। तो वही ये डालमा है हमारा कि जो हमने के एजुकेशन की हमने शुरू में बात की थी कि एजुकेशन। अच्छा, ये जो यूटीआई में पीएच का क्या रोल है? ये कहते हैं ना कि जैसे आप ऐसे सिरप पिए या कुछ क्रैनबेरी पिए या वो सारा कुछ, इसमें क्या है? ये मिथ है, ये ट्रू है? पीएच ऑफ द यूरिन कितना इंपॉर्टेंट है रखना? हाँ, वो जरूरी है। देखें, वो एसिडिक होगी, अल्कलाइन होती है, एसिडिक होती है। अब कुछ स्टोन है वो अल्कलाइन में बनते हैं, कुछ एसिडिक में बनते हैं। हेल्दी क्या है? हेल्दी है न्यूट्रल पीएच हो, उसका नॉर्मल लेवल हो, तो वही है। तो अब ये जो आपने क्या है क्रैनबेरी क्या है? फल है ना, फल है। तो हमने ये नहीं कहा भाई फल और सब्जियां खाओ जो अल्लाह ने पैदा की हैं, और जो अल्लाह ने पानी पैदा किया वो पैदा भी करो। बिल्कुल। तो ये फल और सब्जियां इस्तेमाल। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे डॉक्टर मोहम्मद रमजान और उन्होंने बड़ी ही डिटेल में बताया कि सबसे बेस्ट चीज जो पीने वाली है वो पानी है। हम पानी से ही बने हैं, दुनिया भी पानी से बनी है, लिहाजा आपने वक्त पे पानी पीना है। पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा करके पानी पीते रहिए और मेक श्योर कीजिए कि एटलीस्ट 1 से 1.5 लीटर पानी जरूर पीजिए। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।